न किसी तरीके से आने वाले एरियल थ्रेट को देखना पड़ेगा। एरियल थ्रेट आ सकता है आपके पास जहाज के माध्यम से, यूएवी के माध्यम से, दैट इज ड्रोन्स वगैरह जिनको हम बोलते हैं, या फिर किसी तरह के रॉकेट्स के या आर्टिलरी जो कि गाइडेड है। ये सारों को ड्रोन्स जो छोटे वाले आते हैं, जो स्वाम में आते हैं, उसके माध्यम से आ सकता है। अब आपको इसको देखना है तो इसके लिए आपको आंखें चाहिए। आपकी आंखें क्या है? रेडार्स। तो आपके पास रेडार्स का नेटवर्क है पूरे देश में। और वो रेडार्स जो है सिविल के हो सकते हैं, मिलिट्री के हो सकते हैं, मिलिट्री में एयरफोर्स के हो सकते हैं, आर्मी के हो सकते हैं और नेवी के भी हो सकते हैं। ये सब मिला करके जब आपके पास पिक्चर आ रही है, इतनी जल्दी आप कैसे उसको एनालाइज करेंगे? अभी आगे बढ़ेंगे सर इस पर। ये आंख पर मैं रोकता हूं आपको। आपने रेडार बता दिया, सैटेलाइट भी एक्चुअली आंख का ही काम करेगी, एक तरीके की दूसरी आंख, और शायद मैनुअल भी इसमें होता होगा। लेकिन अब मैं मेजर गौरव आर्य आपको लेकर आ रहा हूँ। एडीएस, आज हर जगह एडीएस हो रहा है। आयरन डोम कहते हैं, वहां उतना सारा नहीं रोक पाया। फिर चर्चा आई कि भाई साहब इतना सारा उनको सैचुरेट कर दिया गया था कि कैसे रोक पाते। इधर भी तो सैचुरेट ही किया गया था, इतने सारे ड्रोन्स भेजे गए, मिसाइलें भेजी गई। जरा बताइए सिनेरियो है क्या एडीएस का दुनिया भर में? देखिए साहब, जैसा सर ने बताया, जो एरियल थ्रेट्स हैं, एरियल थ्रेट से अगर आपको बचना है तो आपके पास एक पूरा नेटवर्क होना चाहिए, एक जाल होना चाहिए। आप मानिए कि पूरे देश के ऊपर एक छतरी जैसा एक चीज है, दैट इज एयर डिफेंस सिस्टम, जो आपको एरियल थ्रेट यानी कि हवा से जो खतरा है उससे रोकता है। वो ड्रोन हो, वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, वो हवाई जहाज हो, वो हेलीकॉप्टर हो, वो कुछ भी हो, जो हवा से आ रहा है उसकी काट एडीएस है। इसीलिए हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में, जब पाकिस्तानियों ने पलट के हमला करा, मार खाने के बाद जब पाकिस्तानियों ने हमला करा, तो उन्होंने कई सौ की तादाद में ड्रोन भेजे, कई सौ की तादाद में मिसाइल भेजी, और कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हमारा एडीएस, दिनेश भाई, हमारा एडीएस सक्षम था। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एकदम तालमेल के साथ काम करा और पाकिस्तान के हर मंसूबे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो एडीएस को अगर आपको आसानी से बोलना है और समझना है तो आ देखें जरा में जेड को जरूर एस करना पड़ेगा। एडीएस, आ देखें जरा, कितने सारे हो, कितना दम है। सर ये आंखें जो आपने बताई, अब मैं जरा कैप्टन साहब को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा। ये जब आप लोग वहां से नीले समंदर से देख रहे होते हैं तो ज्यादातर वैसे ही होता है कि आपको टेरिटोरियल थ्रेट जाती इधर से उधर दिखाई देती है आसमान में, आपकी तरफ भी आ रही होती हैं चीजें? थोड़ा सा डिफरेंस है। एयर डिफेंस का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और नेवी खासकर बहुत दिनों से एयर डिफेंस सिस्टम में किसी भी कंट्री की नेवी काफी आगे काम कर चुकी है। सबसे जरूरी है देखना कि अगर आप इस टेबल को देख सकते हो तो आप समझो कि ये पाकिस्तान सिर्फ इधर नहीं है। सबसे बड़ा थ्रेट जो बैटल फील्ड में होता है मैरीटाइम सिचुएशन में, वो है कि वो 360 डिग्री थ्रेट होता है, एक तरफ से नहीं होता, क्योंकि उनके पास मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिनके पास एयर टू सरफेस मिसाइल्स लगी है और 250 किलोमीटर से ही आपको मार सकते हैं। तो वो जो आपके पास आ रहे हैं या आज की बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही है, वो कहीं से भी आ सकती है। तो चारों तरफ का जब थ्रेट हो तो 360 डिग्री कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। और इसीलिए जो निर्गुण जो हमारा, आपको आश्चर्य होगा दर्शकों को जानकर, 1991 से हमने इस पर शुरुआत की और 2005 के बाद और 2019 में इसको हमने इंटीग्रेट किया। आज आप एक शिप को बात करो, 2019 में कोलकाता क्लास ने जब ये मिसाइल पहली फायरिंग की थी, एक शिप ने 4 शिप को कंट्रोल किया। तो आपने जो मजेदार बात बताई सर, वो ये बताई कि जब हम कहीं जमीन पर खड़े होते हैं तो सामान्य तौर पर सामने से आ रहे जो थ्रेट्स हैं उनको हम देखते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन अगर हम समंदर में खड़े हुए हैं तो 360 डिग्री एक्सपोज होते हैं और वहां कहीं से भी थ्रेट आ सकती है। ये एक समझने वाली बात है। लेकिन अब इसको आगे और आगे लेकर चलता हूं मैं। आंखों ने देखा, फिर आपको दिमाग चाहिए समझने के लिए। अब वो दिमाग का काम कौन करता है सर? देखिए, दिमाग का काम 2 एलिमेंट्स करते हैं। एक आकाश तीर, आपने नाम सुना है। पहला दिमाग का काम ये होता है कि अगर आप पूरे, जैसे कि कैप्टन श्याम ने बताया, थ्रेट चारों तरफ से आ सकते हैं और जो एयर डिफेंस नेटवर्क होता है वो चारों तरफ के थ्रेट्स को इंगेज करने के लिए होता है। क्योंकि कभी भी, अभी जब पीछे भी बात कर रहे थे, बांग्लादेश से भी थ्रेट आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, पाकिस्तान से भी आ सकता है, गिवन सिचुएशन से एक डायरेक्शन से आ सकता है, ऑमनी डायरेक्शन हो सकता है। उस सारे थ्रेट्स को कंपोजिट पिक्चर बनानी आपकी पहली जरूरत है। वो काम करता है आकाश तीर। और इसमें मदद कौन करता है? एक ग्रिड आपके पास है, चाहे सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, मिलिट्री में सारे पार्ट्स हो, वो सारी इनपुट वहां आती है, उससे एक पिक्चर बनती है। उस पिक्चर में खास बात क्या होती है? वो पिक्चर बनती है जिस लोकेशन पर वेपन है उसके
उसको रिलेटिव लेकर के बनती है। तो अगर रिलेटिव पिक्चर वैसी बन गई है, मतलब ये थ्रेट कहां पे है और हमारा जिससे उस हथियार से टैकल करना है वो कहां पर है? अब आकाश तीर ने ये इनपुट दे दिया ICCS को, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। सर मैं तो अभी आपको आकाश तीर पे रोक दिया। आपने आंखों से देखा और आपने कभी वो पैनोरामिक पिक्चर ली है कमरे में आप अगर पैनोरामिक पिक्चर लेते हैं, एक तरफ का क्लिक करते हैं, फिर दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, और उसको जब मर्ज कर देते हैं तो एक पूरा सिनेरियो आपके सामने आ जाता है, पूरे कमरे की तस्वीर आ जाती है। हालांकि आपने अलग अलग फ्रेम लिए हैं, लेकिन उनको मिला के वो एक फ्रेम बनता है। यही है वो सिनेरियो जिसको सिचुएशन, एरियल सिचुएशन, जिसको आपको समझना है और फिर फैसले लेना है। लेकिन सर अभी हमारी आमी ने बताया जी कि जिस समय DGMO लेवल की बात चल रही थी, हमारे वेक्टर्स जो जा रहे थे उनके बारे में पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन मिल रही थी जी। तो जरा हम अपने ADS की जब बात कर रहे हैं, उधर उनको पूरा पर्चा भी मिल रहा है कि आपको एग्जाम में क्या सवाल पूछे जाएंगे, फिर भी फेल हो रहे हैं जी। उनको वेक्टर्स के बारे में पता भी चल रहा है, फिर भी वहीं पे जाके सारा विध्वंस हो रहा है। पाकिस्तान में छलनियां है क्या? उससे होके सब निकल जाता है क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं, जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, जो ही इज डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जब उन्होंने ब्रीफ करा, उन्होंने एक बात बोली कि साहब इनको पता लग गया कि हम किस वेपन से, किस वेक्टर से अगली बार हमला करना चाहते हैं, करने वाले हैं। चाइनीज ने देखा, चाइनीज ने बताया कि अब इंडियन बड़ा हथौड़ा इस्तेमाल करेंगे, अब वो छेनी वैनी से काम नहीं चलेगा, अब बड़ा हथौड़ा आ रहा है। तब उनका DGMO के पास कॉल आया कि भाई बाप करके कि बचाओ, कुछ लंबा हमला होने वाला है। वहां से भारत को यह पता लगा कि चाइनीज जो हैं, देखिए साफ सीधी बात यह है दिनेश कि चाइनीज स्पाई कर रहे थे हमारे ऊपर। चाइनीज स्पाई कर रहे थे। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, बड़ी खतरनाक जो चीज है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। तुर्की की बात करिए आप, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, यह बड़ी बात नहीं है। क्या भारत आर्मेनिया को हथियार नहीं देता? क्या भारत 4 देशों को हथियार नहीं बेचता? तुर्की ने अगर पाकिस्तान को भेज दिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? बात वो नहीं है। बात यह है कि जब भारत ने अटैक करा तो टर्किश मिलिट्री के 2 लोग मारे गए। तुर्की ने अपने फौजी पाकिस्तानी सॉइल पे बैठा रखे थे कि तुम जाओ और इंडियंस को मारो। दैट इज अ प्रॉब्लम। बिगर प्रॉब्लम इज नॉट कि टर्की ने आपको हथियार दे दिए, यानी कि पाकिस्तान को हथियार दे दिए। बड़ी प्रॉब्लम है कि हथियार चलाने के लिए अपने फौजी पाकिस्तान, यानी कि टर्की वाज इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य। और ये समझिए, जब कहा जाता है ना बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, कि हमारा आदमी उसकी तरफ से जाके नहीं लड़ेगा। वेपन तक ठीक है, आपने यूक्रेन के संदर्भ में कई बार ये सुना होगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे। जैसे नेटो वाले कहते हैं हम हथियार दे रहे हैं, लेकिन हम बूट्स ऑन द ग्राउंड, हमारे लोग जाकर नहीं लड़ेंगे। लेकिन यहां तो टर्की वाले मारे गए, मतलब वो सिर्फ ड्रोन नहीं दे रहे थे, आकर लड़ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। तो जब भारत ये कह रहा है कि हम असल में सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबिल नहीं थे, चाइना भी हमसे लड़ रहा था और टर्की भी हमसे लड़ रहा था पाकिस्तान के साथ मिलकर, तो ये बात क्यों सच्ची है ये बता रहे थे मेजर गौरव आर्य। और जब ये कहा जा रहा है कि वेक्टर्स पता चल रहे थे और अब ये पता चल गया था कोई बहुत बड़ा हथौड़ा आने वाला है, तो इससे पहले कि हथौड़ा आके मारे, वैसे बाकी सब हमने जो छेनी वेनी भी मारी थी सर, वो भी बड़े आराम से जा रही थी और अपना काम कर रही थी। तो मैं ये भी कह रहा हूं कि वेक्टर की इंफॉर्मेशन मिल भी रही थी, तो कैप्टन श्याम वो कर क्या रहे थे? देखिए, उनके पास जो शक्ति थी, कई सारे बोरोड, कहते हैं ना बोरोड नाइफ, राहुल सिंह जी ने यह भी कहा है, हमें यह भी याद रखना चाहिए। बोरोड नाइफ यूज किया उन्होंने। उन्हें पता नहीं था कि किस तरह का काम है, क्या करना है, कैसे करना है। एयर डिफेंस को हमने जब सप्रेस करना शुरू किया पहले दिन के टेरर अटैक के बाद, जब हमने समझा कि अब सभ्यता से काम नहीं चलेगा, अब हमारे ब्रीफिंग को पायलट अपनी ट्रिगर टाइट नहीं अब खोलेगा, तो जब दूसरे दिन हमने मारा तो हमने बुरी तरह से मारा और फिर उन्हें समझ में नहीं आया कि कहां से कौन सा गोला कितनी स्पीड से आ रहा है। अब देखिए, जब बात करते हो 64 टारगेट को हम अगर ट्रैक कर रहे हो और 2-2 सेकेंड में एक मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी वाला हमारे पास इक्विपमेंट हो, और जब आपके पास 50 से 100 किलोमीटर की रेंज की एयर सरफेस मिसाइल्स हो या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, ब्रह्मोस हो, तो आप कहां जाओगे, किधर जाओगे? आपके पास चारा नहीं था कि आप हमें डिफेंड कर पाओ। हमारे पास मल्टी थ्रेट हमने आपको डाले हुए थे। हमने पूरा मकरान से और अभी तो सर ये थ्रेट और बढ़ने वाली है। सवाल ये है कि तो और बढ़ते जाने वाला है, फिर क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान में मुंह चलाने के अलावा और कोई चीज बचेगी क्या? दुनिया में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मांग है। खबर फ्लैश कीजिए, ब्राजील, मिस्र और UAE से आकाश की डिमांड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आकाश की मांग में तेजी। अब ये देखिए, पूरी दुनिया अगर आकाश 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 जप रही है, मतलब इसी एक डिफेंस सिस्टम में आकाश को सुरक्षित करने की काबिलियत अभी देखी जा रही है। सर, क्यों है दुनिया भर में इतनी मांग आकाश की? मांग इसलिए 2 वजह से। पहली बात, मिड रेंज जिसको हम बोलते हैं, जहां पर ये आता है, जहां पर ज्यादातर ट्रैक आते हैं, उसके लिए आकाश बहुत सक्षम और दुनिया के हिसाब से बड़ी सस्ती है।
कॉस्ट इफेक्टिव, सक्षम, कॉस्ट इफेक्टिव, सक्षम और सस्ती। और आप समझिए जब आप आजकल लड़ाई लड़ते हैं और आपको जिस तरीके से स्वॉर्म अटैक होता है, जिस तरह से हवाई जहाज आते हैं, वो आपने देखा ही है, यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट में देखा है, और आप सिंदूर में भी देखा है, ईरान इजराइल में भी देखा है। वहां आपको ऐसे वेपन की जरूरत है जो ज्यादा से ज्यादा आप खर्च कर सके, पर डॉलर आपको जो घातक क्षमता मिले वो बहुत ज्यादा हो। भारत ने जब चांद आकाश देती है, भारत में जब चांद में अपने कदम रखे, तो वहां पर भी कॉस्ट इफेक्टिविटी, ऑटो वाले खर्च में वो कर दिया भाई लोग जो उसमें बड़े बड़े प्लेन वाले। और यहाँ जो आपने बात कही, एक बात और जोड़ दूं, जो वेक्टर्स की बात कही है, तो जान के गौरव भी मुस्कुराएंगे, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में वेक्टर शब्द का इस्तेमाल होता है। वेक्टर होता है लैंड वेक्टर, एयर वेक्टर, नेवल वेक्टर। इसका इस्तेमाल बहुत मोटी मोटी मिसाइलों के लिए होता है। तो पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने इस्तेमाल किया। सर जैसे हम तो बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, रोग वाहक के बारे में जब बात होती थी तो कहते थे कि वेक्टर इज फ्लाई, वेक्टर इज मॉस्किटो। नहीं, हम तो बड़े छोटे वाले समझते थे। आप बता रहे हैं बड़ा वाला हथौड़ा चलता है तब वेक्टर होता है। सर, लेकिन मैं उधर लेकर आ रहा हूँ आपको। आपने बताया कि पहले आंखों ने देखा, दिमाग ने तस्वीर बना ली। अब तस्वीर बनाने के बाद क्या होगा? अब तस्वीर हमने हैंड ओवर की ISCCS को, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये ग्राफिक्स फायर कीजिए जरा जो बता रहे हैं सर। हाँ, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब वो क्या करता है? वो ये करता है कि पिक्चर पूरी हमारे पास है, अब वो किसको दे। ये जाएगा क्या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वाले खाते में, या ये जाएगा आकाश वाले खाते में, ये जाएगा बराक वाले खाते में, ये जाएगा L-70 वाले खाते में, चिंता वाले खाते में। किसको मारने का इस्तेमाल चलेगा? लाभ चलेगा कि घूसा चलेगा? घूसा चलेगा। ये मतलब अब ये वेपन को एलोकेट होगा सर? एलोकेट होगा। अच्छा, फिर वो वेपन वहां जो फील्ड कमांडर है उसको फायर करेगा, क्योंकि सामने पिक्चर होगी, वेपन है, उसके पास कमांड आ गया। ये सारा का सारा काम लेस देन 30 सेकंड्स में होता है। जो आपने सुना भी था, शहबाज साहब कहते हैं अरे 30 सेकंड में तो खोपड़ी। सनाउल्लाह कह रहे थे 30 सेकंड, हमको 45 सेकंड मिले थे। अभी लेकिन एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ सर, ऐड कर दूं इसमें। हाँ, बोलिए। इनपुट में मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी हवा में से वो इनपुट आती है, 3 जगह से हमने बात की, रडार से हमने बात की। हमारे पास जो नेत्रा है ना, एयरबोर्न जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है, वो अवाक्स, उसको हमने अभी देखा नहीं। वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है, वो फोर्स मल्टीप्लायर है। अभी हम आई-स्टार की बात, आंख बता रहे हैं आप कि एक आंख वो वाली भी याद रखिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एलिंट कम्युनिकेशन जो वो पहला ब्लिप छोड़ा, अगर पीटीटी दबाया पायलट ने, एक ब्लिप से पूरा स्क्रीन भर जाता हमारा। मैं उस नहीं, थोड़ा ये बताइए सर, ब्लिप मतलब वो चमका आपके रेडार में? नहीं, उसका कम्युनिकेशन अगर गलती से भी दबाया उसने, HF या BHF जो भी कम्युनिकेशन करना चाहता है, गलती से भी दब गया, ये सब पिकअप हम लेते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेत्रा है वो भी दे रहा है, और हम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी कर रहे हैं। तो पैसिव एयर डिफेंस की बात आती है, ये एक्टिव एयर डिफेंस की हम बात कर रहे थे। पैसिव एयर डिफेंस अगली खबर देखिए, और उसके बाद आपके पास आता हूं। भारत में पिछले कई दिनों से खड़े F-35 जो ब्रिटेन का है, उससे जुड़ी बड़ी खबर देखिए। F-35 के रेडार को लॉक करने की खबर, दावा किया गया है कि भारत ने F-35B के रेडार को लॉक कर दिया था, और ऐसे में विमान के पास जमीन पर उतरने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं। और ये तब हो सकता है जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो, कहते हैं। अब ये इसमें कितना दम है पता नहीं, लेकिन मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि ये आए थे एडवेंचर करने के लिए। शायद इनका टटोलना भी मकसद था कि देखें स्टेल्थ को ये कितना पहचान पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। जरा भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के करीब जाकर देखें। और उसके बाद ऐसा मंत्र मारा गया है कि अब ये खड़े हुए हैं, ना हिल पा रहे हैं, ना डुल पा रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सर बेहतर बता पाएंगे मुझसे, बिकॉज ही हैज गॉट फार मोर एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे बड़ी सारी इसको लेके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि हमने कुछ करा, हमने सैटेलाइट से फोटो ले ली और हमने ऐसा करा और वैसा करा। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो टटोलने के लिए आया, उसका मकसद तो उसके दिल में, हमें नहीं पता उसका क्या मकसद है। लेकिन जितना मुझे समझ में आया ये है कि हाँ, जेन्युइनली एक फॉल्ट है, क्योंकि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा पड़ा हुआ है, 2 हफ्ते से ज्यादा, और उड़ नहीं पा रहा है, एंड दिस वी ऑल्सो नो कि इट्स अनेबल टू फ्लाई, और फिर ये कह रहे हैं कि इसके पंख वंग निकाल के ले जाएंगे। सर आप बताइए सर। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और एडिंग टू व्हाट कैप्टन श्याम सेड कि जब हम कह रहे हैं कि आकाश तीर में सारी पिक्चर्स आएंगी, उसमें एयरबोर्न की पिक्चर भी आएगी, ये बात सही है। और उसमें जिस भी रेडार से, जो मैंने सिविल रेडार बोला, ऑल रेडार्स कंपोजिट पिक्चर विल गो, बिकॉज यू हैव टू हैव समवेयर वेयर यू हैव द कंपोजिट पिक्चर। राइट। कमिंग बैक टू दिस इशू, आई एग्री विद गौरव। दिस एयरक्राफ्ट, पहली बार भी हमने आपके शो में कहा था, मीडिया में जो भी चल रहा है, व्हाट्सएप पे जो भी चल रहा है, और मीम्स जो भी चल रहे हैं, ये जेन्युइन फॉल्ट थी।
अब ये जरूर लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जहाज वहां से उड़ा क्यों? अगर मौसम खराब था, अगर तेल नहीं था तो बिना तेल लिए कैसे उड़ गया? ये सवाल है। ये सारे सवाल लेकर के भी लेकिन हमें क्या फायदा हुआ? हमारे जो VLF रेडार्स थे, हमारे जो VHF रेडार्स थे, उन्होंने जरूर इनको देख लिया है। कैप्टन साहब तो तुरंत कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ। देखिए, मैं एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूँ। ये एयरक्राफ्ट कैरियर का एयरक्राफ्ट था। ठीक है। और हम ये रेगुलर ऑपरेशंस करते हैं। 60 नॉटिकल माइल, 70 नॉटिकल माइल, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। अगर सिंगल इंजन और तो हम और भी लीवे देते हैं। डाइवर्जनरी एयरफील्ड के बिना नाइट फ्लाइंग नहीं की जाती। ये बिल्कुल टैक्टिकल सिंपल बात है। कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन का पायलट आपको बता सकता है। इतनी सारी मीडिया की रिपोर्ट के अलावा भी आपको समझना चाहिए कि ये एक तरह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जहां ये क्राफ्ट ने मांगा था परमिशन, इसे पकड़ा गया, वो सब ठीक है। हमने बहुत कुछ गेन कर लिया। सर हम तो हम लेमैन हैं, आप हमको एक बात समझाइए। आप टोह लेने के लिए आए और आपको लगा कि अरे आप गोली मार दी जाएगी लगता है, तो तुरंत आपने कहा अरे मैं गलती से इधर भटक क्या गया, बताइए मैं कहां खड़ा हूं। मतलब ये जो है, ये भी तो हो सकता है कि आप आए थे टटोलने के लिए, द मोमेंट आपको लगा कि अरे आप शायद देख लिए गए हैं, तो उसके बाद कहा कि इमरजेंसी मेरे को लैंड कराओ। देखिए, हम एक्टिव फेज में नहीं है कि हम उसको एयर से इंटरसेप्ट कर लेते या उसको हम कोई जैसे बराक मिसाइल मार देते, उसको मार के गिरा देते। हमें अपने स्क्रैम्बल करने पड़ते क्राफ्ट, उसे स्कॉट करना पड़ता, उसे लाना पड़ता, सबके तरीके हैं। तो ये इसीलिए एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, ताकि आप भ्रम में और तथ्यों में फर्क कर सकें। अगली खबर देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। ADS को और बारीकी से समझें, उससे पहले खबर देखिए। अमेरिका से जर्मनी खरीदेगा पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, यूक्रेन को सप्लाई करेगा पेट्रियट। रूसी हमले रोकने में कारगर है पेट्रियट। ये पेट्रियट की बड़ी सारी बात हम सुनते रहे शुरू से, लेकिन अब आकाश दुनिया में जब होने लगा है, सर ये कहते रहे कि पेट्रियट को डिप्लॉय नहीं करेगा अमेरिका, इसलिए नहीं करेगा, अगर करेगा तो पोल खुल जाएगी। उसने पेट्रियट को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर रखा है, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। भारत ऐसा है जिसने अपने आप को, उसने शायद प्रॉमिस के मामले में अपने आप को कम रखा, लेकिन डिलीवरी के मामले में अपने आप को ज्यादा रखा। सही किया, बिल्कुल सही आपने कहा। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, वो वाली हमारी नीति रही है, वो काम आई है, अब बैटल टेस्टेड भी हो गई है। पेट्रियट के बारे में आपको एक खास बात बताता हूं। जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात आती है तो इनके सिस्टम में जो इनका PAC-3 है, उसके पास क्षमता है पैट्रियट मिसाइल्स को इंगेज करने की, लेकिन जो रशियन किंजाल है, जिरकॉन है, इसको इंगेज नहीं कर पाए हैं। अब अगर मेजर गौरव, ये हमेशा खबर उठती रही है, एक किंजाल को इन्होंने मार गिराया था PAC-3 के थ्रू, लेकिन वो भी अपने आप में एक फॉग ऑफ वॉर के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखिए। ठीक है सर, आगे बढ़ना होगा। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, ये अगर पूरा सब कुछ बॉइल डाउन करता है मनी, अगर ये दुनिया में तिजारत ही चल रही है, हथियारों की भी क्यों ना हो तिजारत ही है, तो भारत के इस मार्केट में उभर कर आ जाने से, ADS की बात कर रहा हूँ, बाकी सबकी दुकानें ठंडी हुई हैं क्या? बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बताता हूँ। पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो जंग जीत गया। पाकिस्तान ने सेलिब्रेट करा, केक काटा, भाई हमारे गए व्हाइट हाउस में लंच कर आ गए। लेकिन आपने देखा कि कोई ग्लोबल मीडिया कवर नहीं कर रहा कि चीन का इतना माल बिक गया। एक दो लोगों ने इंटरेस्ट शो करा है, लेकिन चीन को ऐसा हो गया, चीन को इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया। अरे भाई, आप तो लड़ाई जीत गए हैं, आपके तो पास ऑर्डर्स की भरमार, लेकिन जिसको आप कहते हैं लड़ाई हार गया यानी कि भारत, उसको ऑर्डर की भरमार है। ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? सच्ची बात यह है कि यू कैनॉट लाई टू द मार्केट। आप मार्केट से झूठ नहीं बोल सकते। जो आकाश ने काम करा, ठीक है, जो इंद्रजाल ने काम करा, जो आकाश तीर ने काम करा, जो ब्रह्मोस ने काम करा, इसकी कोई काट नहीं है। और दुनिया जानती है पाकिस्तान कोई चूरन बेचे, कोई चूरन बेचे पाकिस्तान पर, जो सच है वो सच है। आप देखिए, ये जो मेजर गौरव आर्य आपने जिस तरीके से समझाया, मुझे वो याद आ गया कि जब लोग दुकान खोलते हैं, उस तरह की दुकानों की नकल होने लगती है। शिकंजी वाले उसी तरह के आ जाते हैं, पराठे वाले उसी तरह के, तो फिर भाई वो मेन वाला बोलता है कि भाई साहब यही मेन है, नक्कालों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। और यहाँ पर अब देखिए माल किसका बिक रहा है। उधर ये कहा जा रहा है दुकान तो हमारी भाई साहब बहुत चली और ग्राहक यहाँ खड़े हुए हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा असल में जीत किसकी हुई है। अगली खबर देखिए, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं कैप्टन श्याम। जर्मनी से स्वीडन खरीदेगा आयरिस-T, ये भी एक तरीका का एयर डिफेंस सिस्टम। आयरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा जर्मनी और स्वीडन में। $900 मिलियन की डील। 2028 से स्वीडन को आयरिस-T की सप्लाई होगी। पूरी दुनिया में आकाश पर इतना जोर क्यों होता है, मतलब आकाश मतलब आसमानी थ्रेट पर इतना जोर क्यों होता जा रहा है? देखिए, आज का जो हमारी स्पीड है, एक्यूरेसी है, प्रिसिशन है, मास और इसके साथ एक्यूरेसी दोनों लगातार आप स्वयं कर सकते हो। ड्रोन्स बनाए इतने सस्ते, बिल्कुल आप 2 लाख 3 लाख के ड्रोन लेके क्या क्या अचीव कर रहे हो, 5 किलो का वजन लेके और बारूद लेके, और आप जाके लॉटरिंग अम्युनिशंस बना रहे हो और मार रहे हो। तो हवा से जो लड़ाई हो रही है ना, वो बहुत ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि सस्ती हो गई है, स्टैंड ऑफ हो गई है, सुरक्षित हो गई है और इजी हो गई है, कॉस्ट इफेक्टिव हो गई है। ये सारी चीजें तो हर आदमी को, ये स्वीडन ने तो उनको
आज के दिन में जो अवाक्स है पाकिस्तान के पास, वो इनका है। इन्होंने दे रखा है उनको। उनके पास अपना अवाक्स जो था पहले चाइना का, वो अब सब ग्राउंडेड हो गया है। अब ये स्वीडन दे रहा है उनको जर्मनी को। अब ये आपस की डील कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि वो हवा से सुरक्षित रहे। तो ये जो आपने बात बताई है सर, ये बड़ी अहम है। मतलब कुल मिलाकर ये समझ लिया जाए कि पहले वाला दौर अगर अस्त्र का रहा है, पहले तो कुश्ती हुई, कॉन्टैक्ट वॉर हुए, उसके बाद अस्त्र वाला हुआ, ये तलवार चलती थी। अब शस्त्र वाला फेंक फेंक के मारने वाला है। अब वो फेंक के मारने वाले में आसमान बड़ा अहम हो जाता है। अब सर ये एक बात बताइए मार्शल सर, ये अलग अलग तरीके के हथियारों को एलोकेशन जब हो जाता है, थ्रेट इस तरीके का आ रहा है, यहां पर हम मान लीजिए कहीं पर फर्ज करते हैं वेस्ट बंगाल में कोई एक हथियार डिप्लॉयड है और आपका इस तरफ आपको थ्रेट दिखाई दी है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर की तरफ आपको थ्रेट दिखाई दी है, उधर एलोकेशन हो तो उधर से चलेगा फिर वो? बिल्कुल उधर चलेगा। अच्छा, खास बात ये देखिए, ये भी क्या खरीद रहे हैं, जो IRIS-T है, हाँ। ये जर्मन डील कंपनी का है, उसको स्वीडन खरीद रहा है। मगर दाम देखिए, मैं दाम की बात कर रहा था। और ये इससे IBCS CS भी खरीद रहे हैं, विच इज इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम। ओके, जो हमारा अपना आकाश तीर और ICCS है। हाँ। तो ये जो हमारे पास है, क्योंकि आप वेपन्स लाते जाएंगे, लेकिन पिक्चर कहां बनेगी? पिक्चर पूरी बनेगी कहां? किसको मारना है पता कैसे चलेगा? और टाइम आपके पास है 20 से 30 सेकंड। आप तो एक बात बताओ, अगर हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है जो आजकल 10 मैक के आसपास आनी शुरू हुई है, तो क्या गति है उसकी? 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और क्या डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ पूरे पाकिस्तान की? 350। तो कितना टाइम लगा? 100 सेकंड में आप पहुंच जाएंगे आखिरी छोर पे। कितनी दूर इस्लामाबाद है? पहुंच जाएंगे आप मुश्किल से 30 से 32 सेकंड में, 40 सेकंड में। तो अब आप समझ लीजिए, अगर इतनी तेजी में आप रहेंगे, तो अगर आप सोचते ही रहेंगे कि मैं ये करूं या वो करूं, तब तक तो सर फिर लेकिन अगर ऐसा है और सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो क्या जब आखिर में आपको ये तय करना है कि अब ये जाएगा और किल करेगा, वो बटन मशीन दबाएगी, आदमी दबाएगा? 3 तरह से दबाए जाते हैं बटन। पहला, आप लूप में होते हैं, बटन दबाते हैं कि आप डिसाइड करते हैं अब बटन दबाओ। ओके। दूसरा होता है आप सुपरवाइज करते हैं। अच्छा। इसका मतलब कि आप बटन को समय पर रोक सकते हैं, चला सकते हैं। और तीसरा होता है मशीन का। केवल मशीन वाला अगर हाल है तो कितना खतरनाक है। पोलैंड और यूएस के बीच में बड़ी डील, पेट्रियट और IBCS को लेकर सौदा। ये भी देखिए जरा, $1.5 बिलियन की 2 डील साइन। रूस से खतरे को देखते हुए पोलैंड ने मजबूत किया एयर डिफेंस। सर मेजर गौरव, ये देखिए कितनी बढ़िया बात है। पैसा लाओ, मैं तुम्हें माल बेचूंगा। और आसान। वो ट्रम्प पहले असल में उन्होंने एक ढाबा समझ लीजिए खोला हुआ था, सब खा रहे थे उसमें और ट्रम्प बिल दे रहे थे। अब ट्रम्प ने पहले अपना एक अलग ढाबा खोला, इनसे कहा कि तुम सब लोग आप अपना खर्च करो यार, और सुनो उस ढाबे में जाके खाना, वो मेरा ढाबा। ये हो गया। $4.5 बिलियन के ढाबे से स्वीडन ने खरीद लिया। अपना बिल दो। आपका सर समझाने का तरीका मेरे को बड़ा पसंद आता है और मुझे आई एम श्योर दर्शक आपके इसीलिए बहुत दीवाने। अब ये जरा ये भी देख लेते हैं, मान लीजिए कि कई तरह के थ्रेट्स एक साथ आपके सामने आ गए और आपके पास जो IACCS है, ये मान लीजिए सारों को समझ रहा है, तो क्या उतने सारे हथियार भी एक साथ डिप्लॉयड होते हैं कि उनको सबको निपट लिया जाए, या इसी को सैचुरेशन कहते हैं, ओवरवेलमिंग ऑफ द सिस्टम कहते हैं, क्या इसी का नाम है सर? देखिए, ओवरवेलमिंग सिस्टम की हो सकती है, लेकिन जिस तरह की अभी हम बात कर रहे हैं और जिस तरह का सिस्टम हमने बनाया है, हम एक साथ सैचुरेशन अटैक इंपैक्ट जो इमेजिन करते हैं कि 300 जहाज या मिसाइल्स एक साथ आएंगे, उसके लिए सिस्टम बनाया गया है। अच्छा। और अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं, उसका सिस्टम अलग है, क्योंकि वो अलग तरह के मिसाइल होती है, उसको बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से आप रोकते हैं, क्योंकि ऊपर से आती है, उसमें टाइम भी थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। स्वॉर्म अटैक को रोकने के लिए अब वो वाली बात जो है आकाश तीर के आने के बाद से वो भी सॉर्टेड है, क्योंकि अब उसके लिए हम यूज करेंगे स्पाइडर का, उसके लिए हम यूज करेंगे शिल्का का, उसके लिए हम यूज करेंगे मैन पैड्स का, उसके लिए। तो इसलिए अभी हमारे पास सैचुरेशन अटैक कैसे आएगा, स्वॉर्म का आएगा और बैलिस्टिक मिसाइल्स या मिसाइल्स आएंगे। ओके, तो जैसा माथा वैसा चंदन। अगली खबर पर आपसे इनपुट लेने वाला हूं, लेकिन पहले देख लीजिए, एयर डिफेंस को मजबूत करने में जुटा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO का बड़ा बयान। एरो 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम शुरू। एरो 4 से बहुत एडवांस होगा एरो 5। अब ये क्या करेगा? देखिए, हाई रेंज की जो मिसाइल्स होती हैं, जैसे हमें 200 किलोमीटर 600 किलोमीटर से शुरुआत करनी होती है, हमें पहले लेयर डिफेंस में एयर डिफेंस रखना पड़ता है। तो सर्च रडार जो होता है, सर्विलेंस रडार होता है, उसका सबसे पहला काम है कि पहले ब्लिप से आप कह रहे हैं कि लेयर में रखना पड़ता है। बिल्कुल, एयर डिफेंस को लेयर में रखना। डिस्टेंट लेयर हुआ, फिर मिडिल लेयर हुआ, फिर इनर लेयर हुआ, क्लोज इन वेपन सिस्टम। हम तो बंदूक से भी इंगेज कर लेते हैं लास्ट में। 30 mm 20 mm के अगर आपने देखा पिचोरा इगला मिसाइल्स लगाते हैं, ओसा लगाते
कहते हैं हम, ये हमने सबने आर्मी ने लगा रखा है। हमारे पास बराक है शिप में, और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग वेपन सिस्टम है। बराक तो सचमुच आपके पास है, बिल्कुल इस समय है भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ। इजराइल की बात कर रहे हैं हम, इजराइल के साथ मिलकर हमने बराक बनाया है, इजराइल के साथ मिलकर हमने ये डिफेंस सिस्टम बनाया है निर्गुण। और आपको एक और बात बताता हूँ, हमने थ्रेट माना हवा से, हमने थ्रेट माना मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट का। एक और थ्रेट है अंडर वाटर फॉर नेवी। आप सोचिए, चौथा है जो सबसे घातक, सबमरीन अदृश्य शक्ति, उसकी भी तो मल्टी एक्सेस डिफेंस में फ्लीट मूव करती है। मतलब एयर डिफेंस, ड्रोन का डिफेंस और सबमरीन डिफेंस, इसको कहते हैं मल्टी एक्सेस मूवमेंट। जब फ्लीट मूव करती है, अब ये मल्टी एक्सेस में सबसे बड़ी थ्रेट क्या आसमान से ही आती है, ये भी समझूंगा। लेकिन यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम से रोका रूसी अटैक। देखिए यूक्रेन का दावा, 268 रूसी ड्रोन मार गिराए। खबर फ्लैश कीजिए। यूक्रेन पर रूस ने 7 घंटे तक बरसाए बॉम्ब। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को फोन किया। मैं ये जानना चाहता हूं, हम तो एक तरीके से हम तो शांति के पुजारी देश रहे हैं, मजबूरी में हमने पहले रक्षात्मक अपने आप को बना लाभ ले लो। अब वो कह रहा है कि जब वो मार खा रहा है पुतिन से, तो अब उससे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम भाई हमसे हथियार खरीदोगे। ये देखिए, ट्रम्प बेसिकली सेल्समैन आदमी है। अच्छा, ये बिजनेसमैन है। ये जो आपने खबर अभी ब्रेक करी कि यूक्रेन पर 7 घंटे तक उसने ड्रोन बरसाए, बम बरसाए, और अब उसने करा डोनाल्ड ट्रंप को फोन। क्यों? कि मालिक चेक लो, हथियार दो। सिंपल सी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप या तो नोबेल प्राइज ले जाएगा या डॉलर ले जाएगा, दोनों में से एक चाहिए उसको। तो अभी वो कह रहा है नोबेल प्राइज का सीन अभी नहीं है, पहले डॉलर दे दो भैया। नोबेल प्राइज आता रहेगा, क्योंकि ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। इतने सारे सीज फायर मैंने गिना दिए हैं, दुनिया अभी भी नहीं सोच रही है, तो डॉलर आने दो। लेकिन सर, अब ये मैं जानना चाहता हूं, आपने जब ये जो आकाश है, इसके डेवलप करने में आपका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा, या ICAS को आपने जब आकाश तीर को डेवलप किया, उस समय आप लोगों ने जब इसको कंसेप्ट लेवल पर सोचा होगा, आज के थ्रेट को आप लोगों ने तब फोरसी किया, तब रेजिस्टेंस मिलता था या थोड़ा सा इंडिफरेंट रहते थे क्या लोग कि अरे ये खतरा? 1998 में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई कि ICAS को कंसेप्चुअली किया गया, तो उसका सीरियसली स्पीकिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास जो हथियार हैं वो तरह तरह से हैं, कुछ हथियार US वाले हैं, कुछ हथियार यहाँ के, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ये कैसे पता चलेगा किसका कब इस्तेमाल करें? राइट, पहली। और दूसरी चीज, अगर पता भी चल गया तो हम कैसे भेजेंगे कमांड सिग्नल, जो भी भेजना है एयर सिचुएशन बोर्ड पे, उस फील्ड कमांडर को जिसको इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें अगर देरी हुई तब तक तो हमें अटैक हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट बना, ये कंप्यूटराइज्ड है। और आप देख रहे हैं, अब उसका प्रमाणम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो IBCS ये बेच रहे हैं $2 मिलियन में, $2 बिलियन में, वो आपका ICAS। तो आप पैसे की आप देखिए, 4.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है स्वीडन ने जर्मनी के साथ और US को मिलाकर। सर, आप और आप 4.5 बिलियन, और हम लोग 4.5 बिलियन में पता नहीं कितनी मिसाइल्स और कितने सिस्टम बना के रख देंगे। तो इसीलिए कहते हैं इंडिया आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर रहेंगे, सोर्स कोड आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, नए तरीके से उसको ढाल सकते हैं। लेकिन सर देखिए, जरा पैसे की माया देखिए आप। अमेरिकी टेक्नोलॉजी से यूक्रेन को मार रहा है रूस। ये खबर देखिए जरा, US टेक्नोलॉजी से यूक्रेन को मारा जा रहा है, रूस मार रहा है। अमेरिका की टेक्निक से रशियन हथियार लैस है। US की पाबंदियों के बावजूद रूस को पार्ट्स की सप्लाई हो रही है। अब दुनिया जब ये समझ रही है कि ये तो बड़े बड़े सैंक्शन भुगत रहे देश हैं, और ये समझ लीजिए कि पैसा, मैं मिसाइल बेचूंगा तुम्हें। इट इज द सेम थिंग।